हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, जो हमारी रेशो एनालिसिस के अंतर्गत एग्जाम्पल सीरीज चल रही है, उस सीरीज का आज हमारा एजेंडा है कि हम 6th एग्जाम्पल सॉल्व करें। सो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है, उस लिंक से आपको एग्जाम्पल अपने कॉपी पे लिखना है और उसके बाद इस वीडियो के या इसमें दिए हुए आंसर्स को उससे कोरिलेट करना है, या आप पहले खुद सॉल्व करके देख सकते हैं और बाद में क्रॉस चेक के लिए भी वीडियो का यूज कर सकते हैं। सो सबसे पहले मैं ये मान के चलती हूँ कि आपने एग्जाम्पल लिख लिया है, आपके पास एग्जाम्पल है। तो हम देखते हैं कि हमें इस एग्जाम्पल में क्या सॉल्व करने बोला है। फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ अजंता एंटरप्राइजेस लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2015 यू आर रिक्वायर्ड टू रीअरेंज देम इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये पहला ऐसा एग्जाम्पल है जहां हमें क्लियरली रीअरेंज करने के लिए बोला गया है। इसके पहले हम हमारी सहूलियत के हिसाब से या हमें जिन आइटम्स की जरूरत पड़ने वाली है उस आइटम्स का कैलकुलेशन करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट या रेवेन्यू स्टेटमेंट बनाया करते थे, बट अब एग्जाम्पल की रिक्वायरमेंट है या हमें कहा गया है कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को यहाँ पर प्रिपेयर करें, मीन्स हमें मैंडेटरीली वो बनाना पड़ेगा। उसके बाद रेशोज का कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया है, और रेशोज भी कौन कौन से कैलकुलेट करने हैं? करंट रेशो, स्टॉक टर्नओवर रेशो, एवरेज कलेक्शन पीरियड एंड प्रोप्राइटरी रेशो। तो ये जो भी रेशोज हमें गिवन है या कैलकुलेट करने के लिए कहा गया है, इसमें से मैक्सिमम रेशो बैलेंस शीट से बिलोंग करने वाले हैं, इसीलिए यहाँ हमें केवल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। और अगर हमें रेवेन्यू स्टेटमेंट की कुछ आइटम्स की जरूरत पड़ी तो वो हम वर्किंग नोट के हिसाब से यहाँ पे हासिल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, जिसमें सबसे पहला यहाँ पे आइटम्स हम लिखेंगे या सबसे पहला जो हेड बनाएंगे वो है करंट असेट्स। अब हमें बैलेंस शीट गिवन है, उसमें हमें करंट असेट दी हुई है। तो सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी करंट असेट हमें गिवन है। तो वहां पे स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक 2,20,000। उसके बाद डेटर्स गिवन है 60,000, बिल्स रिसीवेबल इसकी अमाउंट दी हुई है 30,000, और लास्ट में करंट असेट के अंतर्गत दिया हुआ है कैश, जिसकी अमाउंट है 10,000 रुपीज। अब करंट असेट के जो हमने एक हेड यहाँ पे बनाया है उसका टोटल कर लेंगे तो आएगा 3,20,000, मीन्स हमें टोटल करंट असेट दी हुई है 3,20,000 रुपीज की। उसके बाद इसमें से लेस करेंगे करंट लायबिलिटीज, जैसे बैलेंस शीट से करंट असेट उठाया और यहाँ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रीअरेंज फॉर्म में लिखा, वैसे ही आप वहां पे देखेंगे कि कौन कौन सी करंट लायबिलिटीज गिवन है। तो सबसे पहली करंट लायबिलिटी हमें बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मिलेगी क्रेडिटर्स, जिसकी अमाउंट दी हुई है 1,80,000 रुपीज। उसके बाद बिल्स पेएबल, ये दिया हुआ है 70,000 का। अगर टोटल कर लेंगे तो 2,50,000 की करंट लायबिलिटी हमें दी हुई है। अब करंट असेट, टोटल ऑफ करंट असेट 3,20,000 और टोटल ऑफ करंट लायबिलिटी 2,50,000। तो यहाँ पे हमने लेस लिखा हुआ है, तो ये जो भी आंसर आएगा ये होगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला आपको पता है कि करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटीज हम करते हैं, तो यहाँ पे 70,000 हमें वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। अब वर्किंग कैपिटल मिलने के बाद मींस करंट असेट माइनस करंट
और उसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, जिसकी अमाउंट दी हुई है 3 लाख रुपीज। मीन्स ये टोटल अगर बाहर करके लिखेंगे तो 6,80,000 प्लस 70,000, तो यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया 7,50,000। और ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड मिला है ये असेट साइड के हमने यहाँ पे रीअरेंज किया है बैलेंस शीट के असेट साइड को। अब इसका ही सेकंड पार्ट बाकी है, सोर्सेस ऑफ फंड के हिसाब से हम कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें हम सबसे पहले लिखते हैं सोर्सेस ऑफ फंड, यहाँ हेडिंग डालेंगे और शेयर कैपिटल सबसे पहला हमारा आइटम होता है जो हम सोर्सेस ऑफ फंड में लिखते हैं। शेयर कैपिटल की अमाउंट दी हुई है 5 लाख रुपीज, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 1 लाख और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की यहाँ पे हमें अमाउंट दी हुई है 50,000। टोटल 6,50,000 आउटर कॉलम में लिख लेंगे। अब बैलेंस शीट को जब हमने यहाँ पे असेट साइड को रीअरेंज किया तो यहाँ हमें करंट असेट मिली, फिक्स असेट मिली, पर फिक्टिटियस असेट का कोई भी आइटम नजर नहीं आया। मींस यहाँ जब हम सोर्सेस ऑफ फंड के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करते हैं तो शेयर होल्डर्स फंड और प्रोप्राइटर्स फंड के लिए हमारा फॉर्मूला होता है कि शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो वो उसमें से हम लेस करते हैं फिक्टिटियस असेट, तो हमें मिलता है शेयर होल्डर्स फंड। बट यहाँ पर फिक्टिटियस असेट अब हमें गिवन नहीं है, तो आप यहाँ माइनस फिक्टिटियस असेट अमाउंट कॉलम में नील दिखाकर भी शेयर होल्डर्स फंड लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ शेयर होल्डर्स फंड। अब शेयर होल्डर्स फंड की अमाउंट 6,50,000 मिलने के बाद इसमें हम ऐड करते हैं जो भी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होती है या लॉन्ग टर्म लोन। तो हमारे बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में हमें चेक करना पड़ेगा कि कोई लॉन्ग टर्म लोन या लायबिलिटी हमें गिवन है क्या। तो उसका एक हमें यहाँ पे आइटम मिलेगा 12% डिबेंचर गिवन है, तो वो हम यहाँ लिखेंगे, उसकी अमाउंट है 1 लाख। टोटल आ जाएगी 7,50,000 और ये है हमारा सोर्सेस ऑफ फंड के हिसाब से कैलकुलेट किया हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड। और हमने की हुई प्रोसीजर है सही है या नहीं वो हम यहीं पे क्रॉस चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमारा असेट साइड के हिसाब से रीअरेंज करके निकाला हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड भी 7,50,000 है और सोर्सेस ऑफ फंड के हिसाब से निकाला हुआ कैपिटल एम्प्लॉयड भी 7,50,000 है। तो इसके बाद अब हमें जो पहला कैलकुलेशन करने के लिए कहा गया था फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीअरेंज करके बनाने के लिए, तो हमने वो वाला कैलकुलेशन यहाँ कर दिया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट कैलकुलेशन करेंगे, यह हमारा मेन कैलकुलेशन होगा कैलकुलेशंस ऑफ रेशोज। तो पहला रेशो हमें यहाँ कैलकुलेट करने के लिए कहा है करंट रेशो। करंट रेशो का कैलकुलेशन करने के लिए हमें फॉर्मूला लगेगा करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। और अब चूंकि हमने बैलेंस शीट को रीअरेंज कर लिया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में, तो ये जो भी फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है वो हमने ऑलरेडी सेटिस्फाइड कर दी है। तो करंट असेट की वैल्यू हमारे पास ये टोटल है 3,20,000 और उसके बाद करंट लायबिलिटीज की टोटल है 2,50,000। इनका अगर डिवाइडेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 1.28:1। तो करंट रेशो का आंसर होगा 1.28:1। इसके बाद सेकंड कैलकुलेशन करने के लिए कहा है स्टॉक टर्नओवर रेशो। और स्टॉक टर्नओवर रेशो के लिए हमें फॉर्मूला है चाहिए COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। अब यहाँ पर जो फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट है COGS डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक मींस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइडेड बाय एवरेज स्टॉक। और ये दोनों भी अमाउंट हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहीं भी नजर नहीं आ रही। क्यों नजर नहीं आ रही? क्योंकि रेवेन्यू स्टेटमेंट में हम कैलकुलेट करते हैं या रेवेन्यू स्टेटमेंट के हिसाब से हम वहाँ पे
ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2, और ये दोनों अमाउंट भी हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी गिवन है। तो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 1,80,000 और क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 2,20,000 डिवाइडेड बाय 2 मींस 4 लाख डिवाइडेड बाय 2 अगर करेंगे तो यहाँ हमें एवरेज स्टॉक की अमाउंट मिलेगी 2 लाख रुपीज। अब जो स्टॉक टर्नओवर रेशो का यहाँ पे हमें कैलकुलेशन करना था और उसके लिए हमें अमाउंट चाहिए थी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की और एवरेज स्टॉक की। तो अब हमारे पास दोनों अमाउंट अवेलेबल है। तो ये जो हमने अमाउंट कैलकुलेट की है वर्किंग नोट के हिसाब से, इस वर्किंग नोट का यूज अब हम फॉर्मूला में करेंगे। COGS की अमाउंट है 12,20,000 और एवरेज स्टॉक है 2 लाख रुपीज। तो हमें स्टॉक टर्नओवर रेशो मिलेगा 6.1 टाइम्स। स्टॉक टर्नओवर रेशो इक्वल टू 6.1 टाइम्स। अब यहाँ जो चीजें हमें कैलकुलेट करने को बोली गई है वो हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से निकाल ली, और जिन चीजों का कैलकुलेशन नहीं किया या जिस आइटम का कैलकुलेशन नहीं किया है वो अकॉर्डिंग टू नीड हम वर्किंग नोट के हिसाब से हासिल कर सकते हैं। तो ये सेकंड कैलकुलेशन या सेकंड रेशो को कैलकुलेट करने के बाद थर्ड रेशो हमें कैलकुलेट करने के लिए कहा है एवरेज कलेक्शन पीरियड। अब ये हमारे 6th एग्जांपल में फर्स्ट टाइम मींस हमने जो 6 एग्जांपल इसके पहले सॉल्व किए हैं, हर एग्जांपल में 1 या 2 रेशो आपको नए कैलकुलेट करने के लिए आ रहे हैं। तो आज के हमारे एग्जांपल का यूनिक पार्ट है एवरेज कलेक्शन पीरियड, जो इसके पहले हमने कैलकुलेट नहीं किया है। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड या एवरेज कलेक्शन पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा? ट्रेड डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 365। अब ट्रेड डेटर्स हमें कितने दिए हुए हैं? 60,000। अब ये वाली जो अमाउंट है यहाँ लिखने के लिए ये हमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिल सकती है। ट्रेड डेटर ये यहाँ दिया हुआ है 60,000 और बिल्स रिसीवेबल भी यहीं पे हमें मिल जाएंगे 30,000। तो 60,000 प्लस 30,000 और जो सेल्स है वो ऑलरेडी वहाँ हमें जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताए गए हैं तो वहाँ सेल्स इन ब्रैकेट क्रेडिट लिखा हुआ है मींस टोटल अमाउंट क्रेडिट सेल की है। तो जो 15 लाख रुपीज सेल बताया हुआ है वो क्रेडिट सेल्स है और मल्टीप्लाई करेंगे 365 तो इसका आंसर आएगा 22 डेज मींस एवरेज कलेक्शन पीरियड कैलकुलेट करने के बाद हमें मिला 22 डेज मींस हम हमारे डेटर्स को अमाउंट की रिकवरी के लिए 22 डेज देते हैं। इसके बाद फोर्थ रेशो का जो कैलकुलेशन करना है वो है प्रोप्राइटर्स रेशो। प्रोप्राइटर्स रेशो इसका फॉर्मूला है प्रोप्राइटर्स फंड डिवाइडेड बाय टोटल असेट्स। अब प्रोप्राइटर्स फंड हमने सोर्सेस ऑफ फंड के हिसाब से जब कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट किया तो यहाँ कैलकुलेट करके रखा है। इसको शेयर होल्डर्स फंड भी कहा जाता है या प्रोप्राइटर्स फंड भी कहा जाता है। तो इसकी अमाउंट है हमारे पास 6,50,000 और टोटल असेट। तो टोटल असेट के लिए हमें जाना होगा बैलेंस शीट में और बैलेंस शीट में आपको असेट साइड की टोटल दी हुई है 10 लाख। तो वो यहाँ हम लिखेंगे 10 लाख रुपीज। इसका आंसर आएगा 0.65:1। ये हमें अमाउंट मिल गई प्रोप्राइटर्स रेशो की। तो स्टूडेंट्स हमने पिछले एग्जाम्पल में जैसे कि रेशोज का कैलकुलेशन किया उसी तरीके का आज का एग्जाम्पल था, सिर्फ यहाँ पर एक न्यू रेशो कैलकुलेट किया है एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो जो आपको पीडीएफ दिया गया है रेशो के फॉर्मूलाज का उसमें से अभी आप देख पा रहे हैं कि हर एक नया रेशो हम यहाँ कैलकुलेट कर रहे हैं। केवल आपको इतना ही करना है कि जब भी कोई नया रेशो आए उसका बार बार कैलकुलेशन करके देखिए,
समझने की कोशिश कीजिए